नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल पोर्टल पर आपका स्वागत है। रीट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम एनालिसिस कर रहे हैं। इससे पहले हिस्ट्री के 50% पोर्शन का है वो एनालिसिस हो चुका है। 50 से 75% का जो पोर्शन है उसका आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। लेक्चर को हम स्टार्ट करें उससे पहले कल हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था उसी समय भी बातचीत की थी, आज ही कर लेते थोड़ी बात ये थी कि कई बार स्टूडियो के अंदर हम यहाँ जो लिखते हैं और जो बोलते हैं उसमें मिसमैच हो जाती है। एक स्टूडेंट है पूजा, उसने कमेंट भी किया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, कि मैंने जब 4 अधिनियम बताए थे 1829, 1856, 1803 और उस दौरान 1853, तो 1853 और ये बोलने की जगह मैं 1953 बोल रहा था, जो कि ये मान के चलिए कि आंखों के सामने होते हुए भी बोलने में गलती हो रही थी। एक तो ये आपको गलती सुधार लेनी है। वैसे ज़्यादातर ने अपने आप अंडरस्टूड कर लिया होगा कि हाँ 1856 में ही है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लेकिन फिर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जब हम रस सुंदरी देवी के बारे में पढ़ रहे थे उसी समय हमने रुकैया शेखावत या बेगम रुकैया के बारे में पढ़ा। वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। रुकैया की जो डेट थी, बर्थ डेट 1800 से लेके 1932 स्लाइड के अंदर आ रही थी, लेकिन होना ये चाहिए था 1880 से लेके 1932। तो ध्यान रहे साथियों, यहाँ 1880 उसका जन्म है। ये एक संशोधन और करना था, बाकी सब ठीक था। हमने खुद लेक्चर को भी वापस देख लिया, जो कमेंट आप कहे थे उन कमेंटों को भी देख लिया। इसी प्रकार से आप जो हमसे गलतियां हो रही है, भूल हो रही है, उन भूल सुधार के लिए आप लगातार कमेंट करते रहिए, लगातार जो अच्छा कंटेंट है उसको पढ़ते रहिए। बाकी कंटेंट में अगर कोई दिक्कत है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए। नेक्स्ट क्लास होगी तब उससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे उन तथ्यों में सुधार कर लिया जाएगा। आज हमारी जो क्लास है वो भारत के स्वाधीनता संग्राम 1857 और जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन थे उनको हमने पढ़ लिया। उनके बाद के दौर के जो रीट के अंदर क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को हम देखेंगे। अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आप डिस्कशन में अंत तक बने रहिए साथियों। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है साथियों कि लंदन जो ब्रिटेन की राजधानी है उसमें वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी, और ये आया था रीट 2017 में। सवाल यह है कि जब वीर सावरकर लंदन पढ़ने गए तो उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करने वाले कौन थे, कौन से क्रांतिकारी थे। ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस और ऑप्शन डी मोहन सिंह। आप कमेंट कीजिए कि आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन रीट 2017 में आया है और पिछली जो हमारा डिस्कशन था उस डिस्कशन में हम देख चुके हैं कि लंदन के अंदर ही वीर विनायक जो सावरकर है, वीर सावरकर ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के ऊपर एक बुक लिखी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, और वो किताब लंदन में लिखी थी उन्होंने। लंदन के अंदर उस समय सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, मोहन सिंह ये कुछ भी नहीं थे। हालांकि मोहन सिंह है ये सैन फ्रांसिस्को के अंदर गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो आगे हम चर्चा करेंगे, तो ये तो नहीं होंगे। रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस उस समय लंदन में नहीं थे, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में हम आगे देख लेते हैं कौन कौन से तथ्य हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आने वाले जो एग्जाम है उनमें हमारे लिए फायदे के हो सकते हैं। दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछा है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। लंदन में की 1905 में की, 1905 और लंदन। आपको बता दें इसके प्रथम अध्यक्ष श्यामजी कृष्ण वर्मा ही थे, लेकिन इनके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल सोसाइटी के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे साथियों अब्दुल्ला सोहरावर्दी।
अब्दुल्ला सोहरावर्दी इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो सोहरावर्दी का संबंध श्यामजी कृष्ण वर्मा वाली होम रूल सोसाइटी से। देखिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक पत्र निकाला जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जिसके अंदर भारत के अंदर अंग्रेज सरकार या ब्रिटिश राज किस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उन शोषण को वो इस पत्र के माध्यम से लंदन के जो लोग हैं उनके सामने लाते थे। इसी समाचार के अंदर क्रांतिकारियों के लेख हैं वो भी लिखे जाते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही जो क्रांतिकारी या जो भी कोई स्टूडेंट लंदन में पढ़ना आना चाहता था उसके लिए एक हॉस्टल की व्यवस्था की थी, और उस हॉस्टल का नाम था इंडिया हाउस। ये लंदन में ही था। इसी इंडिया हाउस में बैठकर वीर सावरकर ने 1909 के अंदर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी। आपको बता दें साथियों कि केवल वीर सावरकर ही नहीं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के और भी बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं वो इस इंडिया हॉस्टल में रहे हैं, इंडिया हाउस में रहे हैं। उसमें वी डी सावरकर के अलावा लाला हरदयाल और मदन लाल धिंगरा भी शामिल है। इसके अलावा मैडम भिकाजी कामा जब तक लंदन में रही वो इन्हीं श्यामजी कृष्ण वर्मा है इनके सानिध्य में रही थी। ये दोनों साथ साथ रहे थे। बाद में जब श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में अंग्रेजों को पता चला कि ये हमारे विरुद्ध गतिविधियां हैं, उनमें क्रांतिकारियों का सहयोग कर रहे हैं, तब ये श्यामजी कृष्ण वर्मा कहाँ चले गए? पेरिस चले गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, लंदन छोड़ के पेरिस चले गए थे। यहाँ ये जो तीनों तथ्य हैं, लाला हरदयाल के बारे में हम आगे गदर आंदोलन या गदर पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, तब जरूर पढ़ेंगे। मदन लाल धिंगरा के बारे में आपको इतना सा तथ्य ध्यान रखना है कि इन्होंने 1909 के अंदर लंदन में एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की जिसका नाम था कर्जन वाइली। कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी इन्होंने। बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। मदन लाल धिंगरा। वी डी सावरकर को भी गिरफ्तार किया गया, भारत लाया गया और फिर इनको सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। लाला हरदयाल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वी डी सावरकर को जो छात्रवृत्ति दी थी, उसके बहाने हमने वी डी सावरकर तथा अन्य जो श्यामजी कृष्ण वर्मा के तथ्य थे उनसे परिचित हो गए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर साथियों? सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, रीट 2017 में ही पूछा गया है। सवाल यह है कि आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? यानी कि वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन, ये किसने लिखा है? तो सबको पता है, इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया मूल रूप से। बाद में अनुवाद उनका कई भाषाओं में हो गया, लेकिन मूल रूप से ये जो आनंद मठ है ये किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है या बांग्ला में लिखा गया? हम तब तक ये जो तीनों तथ्य हैं इनकी शल्य चिकित्सा कर लेते हैं, चीरफाड़ कर लेते हैं। योमेश चंद्र बनर्जी है, ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष। आपको ध्यान रहे साथियों, कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के सहयोग से ही हुई है। एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम डफरिन को कांग्रेस की स्थापना करने के लिए राजी कर लेते हैं और बम्बई के अंदर जो पहला अधिवेशन होता है उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होते हैं। ध्यान रहे साथियों कि विपिन चंद्र पॉल है, विपिन चंद्र पॉल जो भारत के उग्रवादी नेता हुए, लाल, पाल और बाल, इनमें से एक ये बंगाल के रहने वाले थे, लाला लाजपत राय पंजाब के रहने वाले थे, बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और अगर हम पाल की बात करें तो ये बंगाल के रहने वाले थे। और इन तीनों की तिकड़ी जो उदारवादी गुट था उसके अगेंस्ट में काम करती थी और ये अंग्रेजों की उन नीतियों का विरोध करती थी जो उदारवादी तरीके से भारत के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा राज करने का प्रयास करना चाहते थे। तो आपको ये याद रखना है कि जो लाल पाल बाल की तिकड़ी थी उसमें से विपिन चंद्र पॉल बंगाल के रहने वाले थे। क्लियर साथियों?
ऑप्शन नंबर डी में आया है रविंद्रनाथ टैगोर। क्योंकि इसी संदर्भ में हम बात कर लेते हैं उनकी, ये जो हमारा राष्ट्रगान है उस राष्ट्रगान के रचयिता है, राष्ट्रगान के रचयिता है। ये रचयिता मैं गलत लिख रहा हूँ शायद, इसको ऐसे लिखेंगे रचयिता, ठीक है। अगर राष्ट्रगान की हम बात करें तो ये सर्वप्रथम कब आया सामने बताइए? 1911 के अंदर एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जो कलकत्ता था, वर्तमान में कोलकाता कहलाता है, वहाँ पे आया। उस समय इसके जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो थे एस.के. धर। और उसी समय ये सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया। जैसे राष्ट्रगीत है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बाकी बंकिम चंद्र चटर्जी के साथ ये 4 जो ऑप्शन और आए हैं इनको भी हमने देख लिया, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। देखिए आनंद भट्ट है, इसकी रचना 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने बांग्ला भाषा में की, पहली बात। और ये 1870 से लेके 1820 तक, यानी कि 40 साल तक बंगाल के अंदर एक 50 साल तक बंगाल में एक विद्रोह चला जिसको सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। उस सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में ही आनंद भट्ट की रचना हुई है और उसी में वंदे मातरम का उल्लेख है जो 65 सेकंड में गाया जाता है। और आपको बता दें कि राष्ट्रगान की तरह सर्वप्रथम राष्ट्रगीत का गायन भी 1896 में कोलकाता में ही हुआ। कलकत्ता था उस ज़माने में। और अगर हम उस समय कलकत्ता के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी बात करें, आप कमेंट बॉक्स में बताइए उस समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, बताइए आप। उसी कांग्रेस अधिवेशन में स्वयं बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये वंदे मातरम गीत है ये गाया था, बताइए साथियों। बिल्कुल, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। कई बार एग्जामों में ये पूछा है साथियों कि रहीमतुल्लाह सयानी किस कांग्रेस अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता की थी, और वो होगा 1896 का कोलकाता अधिवेशन। ये तथ्य भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हो सकता है कि आने वाले सालों में आपसे ये पूछ ले कि आनंद मठ है वो कौन से विद्रोह से प्रेरित है, तो सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। भाषा का भी पूछ सकते हैं, किस अधिवेशन में गाया गया, किसने गाया, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि किसी एक टॉपिक से सवाल पूछने के हज़ारों तरीके होते हैं। एग्जामिनर को जो तरीका अच्छा लगेगा वो सवाल पूछ लेगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े साथियों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि महान नागा महिला, नागा जनजाति की महिला है, गिंडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये आरटेट 2011 के अंदर पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, किसने दी है। देखिए यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध तथ्य है ये। और इस तथ्य को आपको याद ही रखना है कि कौन सी उपाधियाँ किनके द्वारा दी गई है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। तो हम पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। आप दीजिए एक बार वापस, खूब सारे राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने महान नागा महिला गिंडाल्यू को रानी की उपाधि दी थी। देखो गिंडाल्यू के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करें उससे पहले इन ऑप्शन की हम और विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। देखिए यहाँ महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के बारे में 2 उपाधियाँ, 2 उपमाएं काफ़ी पॉपुलर है। एक है महात्मा, जो अभी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है महात्मा, और दूसरी है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता एक उपाधि और इनकी है जिसको हम जनरली बोलते हैं बापू। अब सवाल उठता है कि क्या स्वयं गांधी जी ने ही खुद को राष्ट्रपिता कहा है,
महात्मा कहा है या बापू कहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनको महात्मा कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये आपको ध्यान रहे। इनको राष्ट्रपिता कहा है सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी आपको ध्यान रहे साथियों। और बापू इनको साबरमती आश्रम के एक शिष्य ने कहा है। साबरमती जो आश्रम है अहमदाबाद में, जो 1915 में इन्होंने स्थापित किया, आश्रम के किसी शिष्य ने इनको बापू नाम से पुकारा था सर्वप्रथम। शिष्य का नाम क्या है वो अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग बोल देते हैं कि उनके प्रिय जो शिष्य है उन्होंने ही बोला होगा। बाकी महात्मा और राष्ट्रपिता के बारे में सब लोग परिचित हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा है और सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा है। आज़ाद रेडियो के ऊपर से जो सिंगापुर से घोषणा की थी और आशीर्वाद मांगा था सुभाष चंद्र बोस में, उनमें राष्ट्रपिता के नाम पर एक संबोधन था। और महात्मा की उपाधि 1919 के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ से इस रानी की उपाधि के माध्यम से हमने महात्मा गांधी की जो अन्य उपाधियाँ हैं उनके बारे में भी परिचय कर लिया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मूल प्रश्न हमारा ये था कि रानी गिडाल्यू है, इसको रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी। आपको बता दें कि रानी का जन्म 1915 में हुआ और मृत्यु 1993 में हुई। 1915 का ये वो दौर है जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम है ये तीसरे चरण में पहुंच रहा है। 1919 के बाद में गांधीवादी युग शुरू हो जाता है, आप सब लोगों को पता है। 13 वर्ष की आयु में रानी गिडाल्यू है, ये अपने ही चचेरे भाई जिनका नाम है जदोनाग, एक नेता है। और वो किस आंदोलन के नेता है? हेरका आंदोलन के नेता है। हेरका आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो मणिपुर वाले क्षेत्र के अंदर नागाओं ने अपने परंपरागत जो सिद्धांत है, नैतिक विचार है, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनको बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों के द्वारा जो ईसाईयत फैलाया जा रहा था उसके खिलाफ थे हेरका आंदोलन। तो ये हेरका आंदोलन से जुड़ गई। लेकिन इस जदोनाग की 1931 में क्या हो गई? मृत्यु होने के बाद में मात्र 16 वर्ष की आयु में रानी गिडाल्यू को जो नागा लोग थे, उन नागा लोगों ने एक देवी का अवतार माना और उसी को नेता स्वीकार कर लिया। उस देवी का नाम था चेराचम दिनल्यू देवी। ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गिडाल्यू को किसका अवतार माना जाता है। नागाओं की पवित्र देवी है चेराचम दिनल्यू, उसका अवतार माना जाता है। जब जदोनाग की मृत्यु हो गई 1931 में, तो 1 साल तक ये समय वो है जब सूर्यसेन असम के अंदर अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं और अंग्रेज पूर्वोत्तर भारत में जा चुके हैं। चटगांव शस्त्रागार आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रीतिलता वदादार और कल्पना दत्त के बारे में। उसी दौर के अंदर 16 वर्ष की एक कन्या गिडाल्यू है, वो अंग्रेजों के खिलाफ नागाओं 4000 नागाओं के साथ उनका विरोध कर रही है और वो छापामार प्रणाली के माध्यम से अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर रही है। लेकिन 1932 के अंदर वो गिरफ्तार हो जाती है। 1932 में ये क्या हो जाती है? गिरफ्तारी के बाद में इनको अलग अलग जेलों के अंदर रखा जाता है, जिसमें से गुवाहाटी जेल है, शिलोंग जेल है, तीजा जेल है। 3-4 जेलों के अंदर इनको 1947 तक रखा जाता है। 1947 में देश की आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको जेल से आज़ाद करते। आपको बता दें कि 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी दौरान इनसे मिलते हैं और उस जगह का नाम है शिलोंग, और वहीं पे वो उनको रानी की उपाधि देते हैं। शिलोंग जो मेघालय की राजधानी है, वहाँ पे उस दौरान रानी वहीं जेल में रहती है। आपको बता दें साथियों कि भारत की आज़ादी के बाद में जो नागा समस्या थी, उस समस्या के समाधान के लिए रानी गिडाल्यू ने हमेशा भारत सरकार का सहयोग किया। हालांकि 1960 में अपने ही नागा नेताओं के प्रतिरोध के कारण इनको अंडरग्राउंड होना पड़ा और कई सालों तक ये जमींदोज रही। बाद में जब सामने आई, इनको भारत की एकता और अखंडता में सहयोग के लिए कई जो पुरस्कार है राष्ट्रीय स्तर के
पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। तो रानी गेंडाइल्यो का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है उसमें विशिष्ट स्थान है। इनको नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। आप ये सोचेंगे कि इनका जन्म मणिपुर में हुआ है तो नागालैंड की क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाद में इनकी जो क्रम भूमि रही है वो नागालैंड रही है। ठीक साथियों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत सारी किताबें टंटोलोगे तब भी नहीं मिलेगी, तो आपको एक जगह ये चीज़ें मिल रही है। जैसे कि ये किस देवी का अवतार वगैरह माना जाता है, किस आंदोलन से इनका संबंध है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑटोबायोग्राफी लिखी है महात्मा गांधी ने, उसका नाम भी बताइए आप। पहली बात तो क्या उन्होंने हिंदी में लिखी है? मराठी तो काट ही दीजिए, जब वो गुजरात के रहने वाले हैं तो मराठी में क्यों लिखेंगे? या तो हिंदी होगा या गुजराती होगा या अंग्रेजी होगा। हिंदी में नहीं लिखी है उन्होंने। अब बताइए आप, अंग्रेजी में है या गुजराती में? गुजराती में, राइट आंसर। आपको बता दें, महात्मा गांधी ने जितनी भी पुस्तकें लिखी है महत्वपूर्ण, आगे हम इनका अध्ययन भी करेंगे, सब की सब मूलतः गुजराती भाषा में लिखी है। बाद में उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में उसका अनुवाद करवाया है। ये तथ्य सभी में याद रख लीजिए आप। लेकिन ये ध्यान रखिए, उन्होंने कुछ समाचार पत्र निकाले हैं, कुछ पत्रिकाएं निकाली है, वो अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है और गुजराती में। यहाँ आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाना है। सभी पुस्तकें गांधी जी की मूलतः गुजराती में है, लेकिन उनका अनुवाद बाद में अन्य भाषाओं में हुआ है। लेकिन पत्रिकाएं हैं वो गांधी जी ने अलग अलग भाषाओं में निकाली है। तो हमारा राइट आंसर हो गया कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रियो गुजराती भाषा में लिखी है। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए समय भी कम पड़ेगा और चर्चाएं भी अधूरी रहेगी। लेकिन हमारे एग्जाम में जो सवाल पूछा है उसके इर्द गिर्द ही हम अपनी व्याख्या को समेट लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि उनकी पुस्तकें। साथियों, उनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, जो 1910 में छपी। कई स्टूडेंट ये बोलेंगे नहीं सर वो 1909 में छपी। 1909 में वो छपी नहीं है। 1909 में वो उन्हीं के ही एक जो पत्र था इंडियन ओपिनियन, उनमें अलग अलग दिन उनके कुछ जो प्रश्न हैं वो हमारे सामने आए, लेकिन पुस्तक के रूप में उसका संकलन है वो 1910 में सामने आया। जब वो दक्षिण अफ्रीका प्रवास में थे उस दौरान इस पुस्तक का उन्होंने लेखन किया है। साथियों, आपको बता दें, सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 से लेके 1929 तक यंग इंडिया के अंदर अलग अलग समय हमारे सामने आई, लेकिन इसका अंतिम संकलन है वो 1929 के आसपास हुआ। ये भी ध्यान दें आपको। लेकिन ये गुजराती में, सभी किताबें ये जो है ये गुजराती में। दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास भी गुजराती में है। गीता पदार्थ कोश, गीता के ऊपर जो पुस्तक लिखी है उन्होंने, वो भी गुजराती में। आपको बता दें, ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो इनकी आत्मकथा है, इस आत्मकथा को अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंग्रेजी में जो अनुवाद किया वो इन्हीं के साथी थे जिनका नाम था महादेव देसाई। महादेव देसाई ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है, और हिंदी में अनुवाद सस्ता साहित्य नामक जो पब्लिकेशन है उसने किया है। ये आपको ध्यान में रहे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुस्तकें सभी गुजराती में। साथियों, महात्मा गांधी ने खुद जॉन रस्किन की एक किताब है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट, इस पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया है गांधी ने खुद ने। गांधी जी ने बहुत कम चीज़ें हैं जिनका गुजराती में अनुवाद किया है, जैसे एक तो गीता है पूरी मध्य भगवत गीता, उसका गुजराती में अनुवाद किया है, और एक जॉन रस्किन का इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था। ये जो इनके जितने भी सत्याग्रह आ रहे हैं, ये सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से ही लिया है, जिसमें जॉन रस्किन बताते हैं कि सत्याग्रह के लिए, ट्रुथ के ऊपर आगे चलने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अब हम जहाँ सबसे ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे वहाँ देख लेते हैं। इन्होंने 4 पत्रिकाएं निकाली थी, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन। तो ये जो 2 बीच वाली है ये अंग्रेजी में निकाली थी उन्होंने। अंग्रेजी है इसकी जो भाषा है वो,
और नवजीवन है वो थी साथियों हिंदी में। क्लियर? नवजीवन हिंदी में है, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन किस में है? अंग्रेजी में। कई बार ये भी सवाल आएंगे कि कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। इन 4 के नाम में से 3 आपको दे देंगे, एक कोई दूसरा उठा के दे देंगे, तो यहाँ से ये भी क्लियरिटी रहे आपसे। लेकिन हरिजन है ये मूलतः न हिंदी में है न गुजराती में। हरिजन है उसके 3 संस्करण निकलते थे, ये यहाँ आपको ध्यान रखना है। पहला खुद हरिजन था, हरिजन नाम से। हरिजन उन्होंने समाज के जो सबसे निचले वर्ग के लोग थे, दलित लोग थे, उनके लिए एक शब्द का यूज किया था, हरि के जन, हरि यानी भगवान और जन यानी लोग। आजकल तो हरिजन की जगह अनुसूचित जाति शब्द का यूज किया जा रहा है, इसको एक विभेदक शब्द माना जा रहा है, जाति सूचक शब्द माना जा रहा है। हरिजन निकला था इन्होंने अंग्रेजी में। हरिजन के आगे इन्होंने जोड़ दिया हरिजन सेवक। ये जो पत्रिका निकली इनकी वो थी साथियों हिंदी में। और एक निकाला था इन्होंने हरिजन बंधु, और ये हरिजन जो बंधु था ये था गुजराती। आशय ये है कि हरिजन, केवल ये आ जाए कि हरिजन कितनी भाषाओं में निकला, तो वो था 3 भाषाओं। केवल हरिजन शब्द आ जाए तब आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी में। हरिजन सेवक आ जाए तो वो है हिंदी में, और हरिजन बंधु शब्द आ जाए अगर एग्जाम में तो वो है गुजराती। ये आपका थोड़ा क्लियर रहे। महात्मा गांधी के द्वारा जो पुस्तकें और पत्रिकाएं लिखी गई उनके बारे में आज हमने ये व्याख्या देखी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़े? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़िए कि रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है और रीट 2015 में पूछा गया है। टफ इसलिए है कि चाहे एनसीईआरटी की किताब पढ़ो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली किताबों को तो इतना ज़्यादा छोटा कर दिया गया है कि पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कुछ अधूरापन रह गया है। लेकिन एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें एक कॉलम के माध्यम से इनको भी जानो। क्या आप जानते हैं इस टाइप का एक ब्लॉग दिया हुआ है, उसमें इस प्रकार की चीज़ें दी हुई है। हालांकि ये चीज़ मेरा ये मानना है कि 2015 में जिन भी लोगों ने दिया होगा बहुत ज़्यादा टफ था ये सवाल। अगर पूरे पेपर के 150 सवालों में देखा जाए तो ये सबसे टफ सवाल होगा। आप लोगों में से आंसर दीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो उपन्यास हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं, ये चारों के चारों ही उपन्यास हैं। इन उपन्यास में से एक पात्र है निखिल, वो मानवता से, देशभक्ति से ज़्यादा मानवता को प्राथमिकता देता है। कौन सा उपन्यास दीजिए? देखो साथियों, मेरा ये मानना है कि जितने भी साथी सही आंसर दे रहे हैं और जितने भी गलत दे रहे हैं वो तुक्का है, और सही दे रहे हैं उन्होंने किसी न किसी जगह इसका आंसर पढ़ लिया होगा। बाकी क्या आप जो आंसर दे रहे हो, जैसे कि इसका आंसर मैं बता देता हूँ, घर बाइरे नामक एक जो उपन्यास है उस पर आधारित है। क्या आप में से बता सकते हो उस घर बाइरे की जो विषय वस्तु है वो क्या है? अगर विषय वस्तु के बारे में नहीं जान रहे हो तो ये मान के चलिए कि आप यहाँ तुक्का ही लगा रहे हो, या कहीं आपने पढ़ लिया इसका आंसर, वो आंसर दे रहे हो। आपको बता दें कि ये आंसर क्यों पूछा गया था, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था कि ये घर बाइरे जो रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है इसके ऊपर एक फिल्म बनी थी, और वो फिल्म बनी थी साथियों 1984 में। 1985 में इसी फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और इस फिल्म के जो निर्देशक थे उनका नाम था सत्यजीत रे। ये बांग्ला भाषा की मूवी थी और इसको 32 जो नेशनल अवार्ड है वो मिला था। उस मूवी के अंदर, उस उपन्यास के अंदर निखिल, एक संदीप और विमला, ये 3 पात्र होते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे पात्र हैं लेकिन मुख्य पात्र ये 3 हैं। विमला की शादी हो जाती है निखिल से, और विमला का एक दोस्त होता है वो है
संदीप। स्नेहलेखा सेन गुप्ता ने विमला का रोल निभाया है इस मूवी के अंदर। ये जो निखिल है ये सरकारी सेवा में है, ब्रिटिश राज में है और बहुत ही उच्च वर्ग का है। लेकिन ये जो संदीप इसका दोस्त है विमला का, ये अंग्रेजों के खिलाफ है, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ है। निखिल ये बोलता है कि मानवता पहले। मानवता पहले का आशय यह है कि ये अपनी पत्नी विमला को पढ़ने का बहुत अच्छा अवसर देता है और ये बोलता है कि आप लिबरल रहो, आप पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने ज्ञान का अर्जन करो। यानी कि ये देखो, देशभक्ति से बढ़ के किसको बढ़ावा दे रहा है? मानवता को। लेकिन संदीप ये कह रहा है कि मानवता, यदि हम गुलाम रहेंगे तो मानवता कुछ काम नहीं आएगी, एक ढकोसला है। तो ये स्वतंत्रता की बात कर रहा है, देश की आज़ादी की बात कर रहा है, जबकि ये मानवता की बात कर रहा है। और इन दोनों के बीच में ये विमला है। ड्रामा और रोमांस की ये कहानी है, अगर कभी अवसर मिले तो देखना। ये मूलतः बांग्ला भाषा के अंदर है मूवी और ये उपन्यास भी उसी में है। बाकी ये शेषरे कविता, गोरा, योगा योगम, ये सब के सब उपन्यास है। सही बताएं तो ये जब क्वेश्चन हम देखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तैयार होते हैं, तब पता चलता है कि एग्जामिनर ने यहाँ से सवाल पूछा था। आपको भी अपनी तैयारी के दौरान जहाँ कहीं भी आपको ऐसे लगे, जैसे कि देखो एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं, आप राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़े कवि हुए थे विजयदान देथा, और विजयदान देथा ने एक कविता लिखी पहली, और उसी पहली के ऊपर एक मूवी बना दी थी शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की पहली मूवी। ये इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ये यहाँ से सवाल पूछने का उद्देश्य भी यही था। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ी और जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। क्लियर साथियों? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ और 1941 तक ये रहे। इनकी एक रचना गीतांजलि, जो क्या है? कविता है। ये देखिए, ये उस कविता को 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज भी मिला और भारत का नोबेल प्राइज विनर पहले जो शख्स थे वो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कविताएं, जो संगीत, हर एक क्षेत्र के अंदर अपनी कलम चलाई है। रविंद्र संगीत तो उनका अलग से एक घराना बन गया है। अगर इनके प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो राजऋषि, चौखेर बाली, नौका डूबी, गोरा, घर बाहिरे, शेषेर कविता प्रमुख है। और यदि हम इनकी कविता की बात करें तो सोनारतरी, चित्रा, क्षणिका, गीतांजलि और कल्पना प्रमुख है। नाटकों में मुक्तधारा, नटीर पूजा, प्रायश्चित, चित्रांगदा और डागर प्रमुख है। आप में से खूब सारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर रविंद्रनाथ टैगोर के इन उपन्यासों की शॉर्ट ट्रिक, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जब अभी पीछे आपने घर बाहिरे का जो सवाल पूछने का तरीका देख लिया, इनको रट के क्या करोगे? कुछ काम नहीं आने वाले रट के। आपके पास ये दिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिस भी तरीके से आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं मेमोराइज कीजिए, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ये ठीक हो जाएंगे। यहाँ हम ये देख लेते हैं कि चौखेर बाली है, ये भी काफ़ी पॉपुलर रही थी। आपको बता दें कि 2003 में ये मूवी बनी। ऐश्वर्या राय ने इस मूवी में अभिनय किया और इसकी निर्देशक थी वो थी ऋतुपर्णा घोष। बांग्ला भाषा की ये मूवी थी और इसको भी नेशनल अवार्ड मिला था। ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास पर ही बनी थी, चौखेर वाली। आप देखना, ये भी एक मूवी है, 2003 में बनी थी, 2005 में इसको नेशनल अवार्ड के लिए विभूषित किया गया था। तो इस प्रकार के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कई बार पूछे हैं, गोरा से भी सवाल पूछे हैं, इनके पात्रों से भी सवाल पूछ लेते हैं। तो जहाँ कहीं आपको, जब आप अध्ययन कर रहे हो रीट का या किसी अन्य एग्जाम का, वहाँ पे आपको अवसर मिल रहा है भारत के किसी महान साहित्यकार, रचनाकार के पात्रों के बारे में परिचय होने का, जैसे कि गोदान के होरी के बारे में कई बार सवाल पूछ लिए हैं प्रेमचंद के, तो वहाँ आप थोड़ा सा रुक के और एक बार देख लीजिए कि कहीं एग्जामिनर के पास ये बुक्स रही, ऑथेंटिक किताब है और यहाँ से सवाल बन सकता है, तो आपको वहाँ पे रुकना चाहिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ कविता, नाटक और उपन्यास आपको दिखेंगे। इनके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं। हमने जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको आपके सामने रखा है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, उसका रीज़न ये है कि आज सवाल भी ज़्यादा है। क्वेश्चन ये है कि हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई?
हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। यहाँ से सवाल ये बनेगा, किस वर्ष की, किसने की, कहाँ की, क्यों की, गदर पार्टी इसका नाम क्यों हुआ। आपको बता दें 1910 से लेके 1920 तक का जो दौर है, उस दौर में भारत के बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन हैं वो गति पकड़ रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो शुरुआत के क्रांतिकारी थे उनको कुचल दिया गया है, तो वो क्रांतिकारी भारत के बाहर अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। और गदर पार्टी ही एक ऐसा ही प्रयास है। ये 1913 के अंदर अमेरिका के अंदर पनपा, स्थापित हुई, और अमेरिका में जिस जगह पनपा उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। आपको बता दें साथियों, अभी श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में हमने पढ़ा, उन्हीं में एक शब्द था लंदन के अंदर लाला हरदयाल। ये लाला हरदयाल ही फिर लंदन से चल के यहाँ आ गए और इन्होंने ही इसकी स्थापना करवाई है, लाला हरदयाल। शुरुआत के अंदर लाला हरदयाल का जो समूह था वो एक पत्रिका निकाला करता था, और उस पत्रिका का नाम था गदर। पत्रिका का नाम था गदर, और उस गदर पत्रिका के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया गदर आंदोलन या गदर पार्टी या हिंदुस्तान गदर पार्टी। ठीक है, स्थापना 1913 में हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1913। चलिए, इसके साथ साथ हम ये 3 ऑप्शन और है, इनको भी देख लेते हैं। इतिहास के क्वेश्चनों में जब भी डेट आ जाए तो आप केवल एक जो आपका आंसर है उस पर मत रुकिए साथियों। आप ये देखिए कि जो ऑप्शन के अंदर 3 और डेटें आई है, उन डेटों को क्या कोई और काम हुआ है, इतिहास के अंदर कोई घटना हुई है, इतिहास के अंदर वो जो सन है या वो जो डेट है महत्वपूर्ण है या नहीं है। जैसे कि हम बात करें 1916 की, तो 1916 के अंदर क्या हुआ आप बताइए एक बार तो, कि लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन की जगह मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ, लखनऊ समझौता। अगर बात होगी समझौते की तो वो समझौता हुआ था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग में। ठीक है साथियों, इसके अलावा 1916 के अंदर ही कांग्रेस अधिवेशन हुआ और उसके अध्यक्ष भी कई बार पूछ लेते हैं, और उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार आपको बताया है 1916 के अंदर ही भारत के अंदर एक आंदोलन चला जिसका नाम था होम रूल आंदोलन। आगे जब हम विधिवत क्लास लेंगे तब देखेंगे कि ये होम रूल आंदोलन 2 जो शख्सियत थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, उनके प्रयासों से चला, 1916 में ही चला है। अगर हम 1925 की बात करें तो इस समय स्थापना हुई है साथियों हिंदू महासभा की, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इसके अलावा 1925 में और बात करें तो एक कमेटी आई थी, एकवर्त कमेटी। एकवर्त समिति ने क्या किया था, रेल बजट है वो सामान्य बजट से अलग बनाया था, रेल बजट अलग। लेकिन ध्यान रहे 2019 से रेल बजट अब सामान्य बजट के अंदर ही वापस शामिल कर दिया गया है। तो एकवर्त समिति के प्रयासों से रेल बजट को अलग किया था, और इसी समय मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। कल के लेक्चर में हमने 1916 के अंदर जो 1898 के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में एनी बेसेंट ने स्थापित किया था, उसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का रूप 1916 के अंदर मदन मोहन मालवीय ने ही दिया था, ये भी पढ़ा था। इसके अलावा 1922 एक डेट और आ रखी है। 1922 को आपको पता है क्या हुआ था, आप बताइए क्या हुआ साथियों। 1922 के अंदर चोरी चोरा कांड हुआ था, चोरी चोरा कांड। असहयोग आंदोलन के दौरान यूपी के अंदर चोरी चोरा कांड घटित हुआ, और इस कांड के अंदर क्रांतिकारियों ने जो आंदोलन कर रहे थे असहयोग आंदोलन, उन्होंने पुलिस थाने को घेर लिया और उसको जला दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन इसी कांड के पश्चात वापस लिया था, फरवरी 1922 के अंदर ये हुआ था।
तो ये चीज़ें ऐसी है जो आप क्वेश्चन को जब आगे से आगे एनालाइज करोगे, जब आपके पास में किसी बुक के अंदर, किसी गाइड के अंदर या कहीं और भी ऑप्शन आए, तो उन ऑप्शनों को आप इसी प्रकार से देखिए, कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको याद नहीं रह रहा है तो भी आप एक बार पीछे जाके इस डेट में क्या क्या हुआ था वो भी देखिए। अगर हम इनकी व्याख्याएं करें तो और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन कम से कम जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं वो तो आप वहीं पे लिख लीजिए या याद करने का प्रयास कीजिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर साथियों? ओके। अब देखिए, गदर पार्टी जो आंदोलन हुआ है उसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की है और इसके प्रथम अध्यक्ष हैं वो सोन सिंह भाकना है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है साथियों। कौन है? सोन सिंह भाकना। आपको बता दें कि एक बार हमने जब एग्जाम दिया तब यह भी सवाल आया है कि कौन से क्रांतिकारी नेता गदर पार्टी आंदोलन से संबंधित नहीं है, और उनमें ये ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन दूसरा था। तो आपको ध्यान रहे, रामचंद्र, बरकतुल्ला खां, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान और मैडम भिकाजी कामा, ये सब के सब इस गदर पार्टी आंदोलन से संबंधित है। अभी हमने थोड़ी देर पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ सहयोग के तौर पर मैडम भिकाजी कामा की भी चर्चा की। इनकी चर्चा हम यहाँ और कर लेते हैं साथियों। इनको भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, क्रांति की मदर कहा जाता है, इंडियन जो रिवॉल्यूशन है उसकी माँ कहा जाता है। आपको बता दें 1907 में इन्होंने एक जगह के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का आयोजन हुआ। आप बताइए कहाँ हुआ? वहाँ पे अध्यक्षता की है, भारत की तरफ से भाग लिया है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में, और वहाँ पे तिरंगा फहराया, और तिरंगा भारत के बाहर फहराने का पहला अवसर इन्हीं को मिला है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का जो आयोजन है वो 1907 में हुआ है स्टुटगार्ट में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, कहाँ पे भारत का तिरंगा मैडम भिकाजी कामा ने फहराया? स्टुटगार्ट में, जो जर्मनी में पड़ता है, वहाँ पे 1907 में फहराया, जिसको भारतीय क्रांति की मदर कहा जाता है। ये फारसी परिवार से संबंधित थी और भारत के बाहर, भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, भारत की क्रांति के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया है इन्होंने। लंदन में रही है ये स्टुटगार्ट जर्मनी में रही है, अमेरिका में रही है। तो आप सोचिए कि उस जमाने में जो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे वहाँ पे इनका अस्तित्व है, वहाँ पे ये भारत की आज़ादी के लिए प्रयास कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। तो यहाँ आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैडम भिकाजी कामा के साथ साथ गदर पार्टी के बारे में। एक तथ्य और साथियों कि गदर पार्टी है, इन्होंने एक गदर पत्रिका निकाली है। ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, ये जो गदर पत्रिका है कितनी भाषाओं में निकाली, ये भी सवाल आता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं गुरुमुखी यानी कि पंजाबी, तो मैं यहाँ गुरुमुखी ही लिख देता हूँ। पंजाबी भाषा को ही बोला जाता है। गुरुमुखी में सबसे पहले, उसके बाद में अगर हम देखें तो गुजराती, नेक्स्ट मराठी, नेक्स्ट हिंदी, नेक्स्ट अंग्रेजी, नेक्स्ट उर्दू। देखिए 1 2 3 4 5 6, कई स्टूडेंट केवल 6 को ही याद रखते हैं, लेकिन एक बार केवल एक अंक उसका एक अन्य भाषा में भी निकला था और उसका नाम है पख्तूनी। पख्तूनी, इस पख्तूनी के अंदर भी निकला, यानी कि टोटल कितनी भाषाओं में निकली? ये 7 भाषाओं में निकली थी। ये आपको याद रखना है, ये भी एक बार पूछा है। गदर पत्रिका है वो कौन सी भाषा में नहीं निकली? तो इनमें से ये आंसर आपको 7 को आइडेंटिफाई रखना है। इसके अलावा जो भी कुछ होगा वो आपका उस समय आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों? ये माइक्रो स्टडी है। इस प्रकार की आप तैयारी हर एक सब्जेक्ट में करोगे तब आपको ऐसे लगेगा कि आपकी उस विषय वस्तु के ऊपर काफ़ी अच्छी पकड़ है। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो आरटेट 2011 के अंदर पूछा गया कि भारत में एकता
में अनेकता और अनेकता में एकता है, ये कथन किसने कहा? देखो हिंदी में है तो थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी, विविधता में एकता और एकता में विविधता, ये कथन किसने कहा है? ए एल्बासम, वी.ए. स्मिथ, मैक्स मुलर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और अब तो नहीं होगा, मुझे पता नहीं, बाकी पहले जब हम सामाजिक विज्ञान की या इतिहास की किताब खोलते थे तो भारत के इतिहास की जो पृष्ठभूमि लिखी जाती थी शुरुआत के 1-2 पेज में, उसमें ये था भारत एकता में विविधता वाला देश है या विविधता में एकता वाला देश है, तो वहाँ पे वो कथन आता था और इस कथन की फिर आगे एनालिसिस होती थी कैसे कैसे है। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? ए एल्बासम ने भी भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, वी.ए. स्मिथ ने भी, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने भी लिखा है, मैक्स मुलर जो जर्मनी के रहने वाले इन्होंने भी खूब लिखा है, और भारत के प्रधानमंत्री प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है, बहुत अच्छी किताब है इनकी, बताइए आप। चलो हम देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है दोस्तों वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ ने भारत की एकता में अनेकता और अनेकता में एकता नामक जो कथन है वो कहा है। वी.ए. स्मिथ ने ही, आपको पता होगा, समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा है? नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, और भारत का मैकियावेली कौन है? चाणक्य। ये आपको ध्यान रहे। मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले हैं और उन्होंने भारत की सनातन परंपरा है उसके ऊपर खूब लिखा है, थियोसॉफी के ऊपर काफ़ी कुछ कलम चलाई, आगे हम देखेंगे। ए एल्बासम ने प्राचीन भारत के ऊपर इतिहास लेखन किया है और एक प्रसिद्ध बुक्स भी लिखी है, वंडर्स दैट वाज इंडिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। चलो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसका राइट आंसर है वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ एक अंग्रेज अधिकारी थे जो भारत में लगभग 29-30 सालों तक शासन नौकरी की थी, और बाद में इन्होंने भारत से जाके लंदन के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जब एक विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर नौकरी की, तब उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इनका दौर देख लेते हैं, 1843 से 1920 तक का है, और ICS के तौर पर इन्होंने 1871 से लेके 1900 तक लगभग 29 साल तक इन्होंने नौकरी की है, इंडियन सिविल सर्वेंट के तौर पर नौकरी की है। और जब ये भारत के बाहर गए, वापस गए, तो उन्होंने द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अशोक द बुद्धिस्ट आएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया, अकबर द ग्रेट मुगल नामक पुस्तकें लिखी। देखिए और भी बहुत सारी किताबें लिखी है इन्होंने, लेकिन हमने अकबर के बारे में लिखने वाला, अशोक के बारे में लिखने वाला और प्राचीन भारत के लिखने वाला, इसके आधार पर ये 4 किताबें आपके सामने रखी है। अशोक ज़्यादा मान है या अकबर ज़्यादा मान है, इस प्रकार के तथ्य इतिहास में हमेशा चर्चा के विषय रहे हैं, और इन 2 किताबें पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि वी.ए. स्मिथ किन को ज़्यादा महान मान रहे हैं। हालांकि बहुत सारे भारतीय इतिहासकार वी.ए. स्मिथ के ऊपर जो इतिहास लेखन है उस पर उंगली उठाते हैं कि इन्होंने पूर्णतः तटस्थ रहकर इतिहास लेखन नहीं किया है। वहाँ जाने के पश्चात इन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, भारतीय प्राचीन इतिहास को कम आंका है। इन्होंने समुद्रगुप्त है उसको भारत का नेपोलियन का है। देखो यहाँ टाइपिंग में सिकंदर आ गया था, आप ये बताइए कि भारत का सिकंदर किसे कहा जाता है? सिकंदर ए शानी की उपाधि भारत में एक शासक ने ली थी, और वो शासक कौन सा था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। भारत में सिकंदर ए शानी की उपाधि लेने वाला शासक कौन था, बताइए। मध्यकालीन शासक था साथियों अलाउद्दीन खिलजी। ए एल्बासम भी एक प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं, अंग्रेज इतिहासकार, और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, द वंडर दैट वाज इंडिया, यानी कि जो एक आश्चर्य है वो भारत है। आप भारत को देखोगे तो भारत एक देश नहीं महाद्वीप है, ये चीज़ इन्होंने लिखी है इस पुस्तक में। ए एल्बासम
बोले कि आप अलग अलग जगह अलग अलग कल्चर पाओगे, अलग भाषा पाओगे, खान पान, रहन सहन, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, मिट्टियाँ, इतनी विविधता है यहाँ पे कि आपको आश्चर्य होगा कि ये भारत एक देश है या महाद्वीप है। मैक्स मुलर ने भारतीय जो धर्म है, सनातन धर्म, उसके ऊपर बहुत कुछ लेखन किया है और काफ़ी कुछ प्रभावित है ये गीता से, उपनिषद से, वेदों से। और इंडिया, व्हाट कैन इट टीच अस, भारत जो हमें किस प्रकार से कैसे पढ़ा सकता है, शिक्षा दे सकता है, उस नामक एक पुस्तक लिखी है इन्होंने तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। और विशेष तौर पर ये भगवान कृष्ण जो भगवत गीता है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। समाजवादी विचारधारा के हैं, भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं। तो ये आज थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन चूँकि हम आगे 5-7 क्लास ले चुके हैं तो आपने इस स्पीड के साथ तारतम्य बिठा लिया होगा, हमें आशा है। और आज भी यदि बोलते वक्त और लिखते वक्त कुछ तथ्य इधर उधर हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है वो भी सादर आमंत्रित हैं, आप बता सकते हैं। आज हमने जो ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सवाल पूछे गए उनकी एक्सप्लेनेशन देखी, उनकी व्याख्याएं देखी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन से तथ्य आपके फ़ायदे के हो सकते हैं वो देखी। आप ये मत मानिए ये क्लास है। अगर हम गदर आंदोलन के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे तब वो पूरी एक क्लास होगी और उसमें बहुत ही डेप्थ तौर पर हम देखेंगे। वहाँ से फिर पढ़ने के बाद में सवाल बाहर जाने की संभावना नगण्य होगी। यहाँ केवल क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन के दौरान खूब बार ऐसी मेथडोलॉजी का यूज किया जा रहा है जो आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे की साबित हो सकती है कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे फाइंड आउट करना है, कौन कौन से तथ्य हैं जो हमें याद करना है। इसके बाद में जो बाकी का रिमेनिंग 25% पार्ट होगा राजस्थान के इतिहास से संबंधित, वो आप सबके प्रिय शिक्षक, आप सभी की काफ़ी दिनों से जो चाहत थी, जो डिमांड थी, श्री गंगाधर जी ढाका, वो ही लेंगे। आधुनिक भारत के जो हमारे ये 3 लेक्चर हो गए, इनका 20 तारीख को जो टेस्ट है उस टेस्ट में आशा है कि आप ये जो हमारे लेक्चर थे ये और बाकी का जो अन्य सिलेबस है उसके माध्यम से बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और अभी आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आप कलाम के साथ लगातार बने रहिए, हम भी आपके साथ इसी प्रकार से जो एक्सप्लेनेशन है इसको लाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।